हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं चार्जेस ऑफ टैक्स के। ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन हो गए यानी जो सजेस्टेड आंसर्स में आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आपके एमक्यूपी हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए रिलेवेंट हैं। ठीक है जी। तो चार्ज ऑफ टैक्स यानी टैक्स कौन सा है यहाँ पे, चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है। आपको याद होगा यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 9 जो बात करता था चार्ज ऑफ जीएसटी की यानी चार्ज ऑफ टैक्स की। उसके अलावा साथ में काफ़ी सारी नोटिफिकेशन थे कि कहाँ पे आरसीएम लगेगा, कहाँ पे एफसीएम लगेगा। आपको याद होगा एफसीएम क्या था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम में क्या है कि जहाँ पे सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से टैक्स लेता है, सरकार को देता है। जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे रिसिपिएंट जो है वो खुद टैक्स सरकार को देता है और अपने जो इनपुट है उसका रिसीव कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, इनपुट है उसके लिए तो उस पर फिर वो आईटीसी भी क्लेम करता है। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ आपको। ठीक है, वो आप डिस्कस कर ही बैठे हैं। ठीक है, प्रोविजंस में तो स्टेट विद रीजन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। अब देखो बात वही आ रही है घूम घुमा के जो पहले मैं बताता आ रहा हूँ सब चैप्टर्स में। ये आपको क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब आपने वो प्रोविजंस जो हमने पढ़ी हैं सेक्शन 9 और साथ में जो प्रोविजंस हैं आरसीएम वगैरह की, ठीक है, वो अच्छे से आपने सुनी है, ध्यान से पढ़ी है अच्छे से। नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है। तो पहले आपने वो पढ़नी है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टेट विद रीजन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी आप समझते हैं इंडिया में जो, ठीक है, जैसे मान लीजिए SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है। या इंडिया के बाहर का जो एरिया है, अमेरिका वगैरह कुछ भी लगा लो, फॉरेन कंट्रीज हैं, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, जहाँ पे, ठीक है, टैक्स लगता है। जैसे पंजाब से कुछ गई बिहार में, तो बिहार में भी जीएसटी है तो पंजाब में भी जीएसटी है। ठीक है। इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जाम्पशन अवेलेबल इफ एनी। ठीक है, हमें तो बस ये बताना है कि लेबिलिटी किसकी है। ठीक है, एग्जाम्पशन भी नहीं देखनी हमने, ना कोई एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर ऐसा क्यों बोल रहे हैं इग्नोर करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ भी टोटल टर्नओवर कितनी है, जो लिमिट एग्जाम्पशन लिमिट है उससे कम है, 20 लाख से कम है मान लो। ठीक है। तो 20 या 40 जो भी लिमिट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो जीएसटी की लेबिलिटी बनती नहीं है, तो वो नहीं देखना हमें कुछ भी। ठीक है। मनी सेव बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता, ठीक है, अपॉइंटेड मैसेज साक्षी एज ए रिकवरी एजेंट फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। मिसेज साक्षी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मनी सेविंग बैंक सेव बैंक फॉर विच बैंक पेड कमीशन ऑफ 15,000। ठीक है, तो आपने बताना है, देखो अब यहाँ पे बैंक है। ठीक है जी, अब बैंक में आपको याद होगा, बैंक जब किसी रिकवरी एजेंट से सर्विसेज लेता है, यानी कि रिकवरी एजेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोले, ठीक है, रिकवरी एजेंट जो है, रिकवरी एजेंट किसी बैंक को कोई सर्विस देता है। रिकवरी एजेंट जब किसी बैंक को कोई सर्विस देता है, ठीक है, तो ये कौन है, सप्लायर। बैंक कौन है, रिसिपिएंट। ठीक है, अब आपको याद होगा जब बैंक सप्लायर है, ठीक है, और सॉरी अपना रिकवरी एजेंट सप्लायर है, बैंक क्या है, रिसिपिएंट है, तो टैक्स पे करने की जिम्मेवारी किसकी होती है बेटा, ठीक है, बैंक की होती है, रिसिपिएंट की। आपको याद होगा यहाँ क्या लग जाता है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। आपको याद होगा जहाँ पे क्या है कि जो बैंक है, ठीक है, उसको सप्लाई की जा रही है रिकवरी एजेंसी की। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड ऊपर भी कर देता हूँ, चलो छोड़िए इसको। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक को सप्लाई करता है, ठीक है, सबसे देता है अपनी। तो यहाँ पे क्या है, आरसीएम अप्लाई होता है, तो टैक्स पे करने की लिबिलिटी क्या है, बैंक की, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया, लिबिलिटी किसकी है, बैंक की, पहले केस में। ये कहता है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा, कि मैसेज साक्षी प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू ए कार डीलर, बिल्कुल बदल जाएगा। वहाँ पे साफ साफ मेंशन लिखा है, ठीक है, मेंशन किया है कि बैंक होना चाहिए सामने वाला। ठीक है। चलिए, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017, इफ सर्विसेज आर सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, या बैंक हो, यानी या फिर NBFC हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो या सिंपल हो गया, बैंक है, ठीक है, बैंक हो यानी बैंकिंग कंपनी, या कोई NBFC हो, ठीक है, बैंक हो, या फिर क्या हो, कोई NBFC या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
तो ही क्या है, यहाँ पे जीएसटी लगेगा आरसीएम बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी शैल बी पेबल। ठीक है, तो पहले केस में तो समझ ही गए आप, यहाँ बैंक था तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, आरसीएम लग गया, रिवर्स चार्ज बेसिस लग गया। ऑब्वियसली सेकंड केस में क्या है, सामने वाली पार्टी क्या है, कार डीलर है। ठीक है, ना वो बैंक है, ना वो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ना वो एनबीएफसी है। तो यहाँ पे एफसीएम लगेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, ठीक है, रिकवरी एजेंट था और बैंक था यहाँ पे। ठीक है, सेकंड केस में क्या था, रिकवरी एजेंट है और दूसरी तरफ से कौन है, कोई कार डीलर है, कार का डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे कार का डीलर है, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा, ना कि, ठीक है, आरसीएम। ठीक है, आरसीएम नहीं लगेगा। चलिए, उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है, मिस्टर मोहित हैज़ टेकन ए लोन फ्रॉम धनवान बैंक लिमिटेड एंड फॉर दिस ही हैज़ टेकन ए सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल। मिस्टर प्रकाश इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, आपको ये भी याद होगा, डीएसए होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंक को सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आपको याद होगा, जैसे मुझे लोन चाहिए तो मैं सीधा बैंक को अप्रोच नहीं करता, बैंक के अपने बहुत सारे ना डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो सीधा कस्टमर के पास जाते हैं, जी हम लोन करवा देंगे, जी हम एचडीएफसी में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली वो एम्प्लॉय नहीं होते, वो जस्ट एजेंट होते हैं बैंक के, उनको कमीशन मिलती है इसके बदले। ठीक है, किसके बदले, कि वो जो बैंक से लोन दिलवाते हैं कस्टमर को। अब बैंक को चाहिए कस्टमर, ठीक है, अब बैंक अपना पक्का खर्चा नहीं डालता, बैंक जो है अपना पक्का जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं डालता कि एम्प्लॉय रख ले सारे के सारे, तो डीएससी अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, तो डीएससी क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, बैंक तक पहुंचाते हैं, यानी कि एक तरह से लिंक होते हैं बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। ठीक है, अब जब कस्टमर का लोन पूरा मिल जाता है, जब कस्टमर को बैंक से लोन, कस्टमर को बैंक से लोन मिल जाता है, ठीक है, तो फिर जो बैंक है वो कस्टमर को कमीशन देता है, बैंक जो है वो कस्टमर को कमीशन देता है जब क्या है, लोन मिल जाता है कस्टमर को। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीएसए है, ठीक है, वो बैंक को सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, डीएसए बैंक को सर्विसेज दे रहा है। आपको याद होगा, जब डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक को सर्विसेज देता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, आरसीएम। तो यहाँ क्या लग जाता है, आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ऑफ धनवान बैंक लिमिटेड एंड बैंक पेड द कमीशन टू मिस्टर प्रकाश फॉर गिविंग ए कस्टमर टू बैंक। ठीक है, तो बैंक जो है वो डीएसए को 1% कमीशन पे कर रहा है। ठीक है, और बैंक जो है 1% कमीशन पे कर रहा है डीएसए को, तो डीएसए जो अपनी सर्विसेज दे रहा है बैंक को, ठीक है, तो वहाँ पे जो जीएसटी पे करना है 1% कमीशन के ऊपर, ठीक है, वो कौन पे करेगा, बैंक खुद पे कर देगा, यानी यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, आरसीएम। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो बैंक पे करेगा। सेकंड ये रहा केस हमारा। ठीक है, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी फर्म टू एनी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। ठीक है, तो डीएसए जो सर्विसेज दे रहा है बैंक को, एनबीएफसी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आरसीएम। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है जी, तो गिवन केस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, तो आरसीएम लग गया, तो हम बात कर चुके हैं। क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट है, एग्जामिन विद ब्रीफ रीजंस विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो, अब मेन चीज़ भाई, ये प्रोविजन आपने अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको पॉइंट देखते ही समझ आ जाता है, पॉइंट देखते ही आपको समझ आ जाता है अगर प्रोविजन अच्छे से पढ़ी है। प्रोविजन अगर बढ़िया से नहीं पढ़ी तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो एग्जामिन विद ब्रीफ रीजंस विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जम्पशन अवेलेबल, वैसा ही क्वेश्चन है। पहला, विकास एंड इंश्योरेंस एजेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपको याद होगा कि इंश्योरेंस कंपनी के मैंने समझाया था, हजारों लाखों क्या हैं, क्या होते हैं इनके जो एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये एजेंट्स किसको सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, एजेंट किसको सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। आपको याद होगा क्या समझाया था मैंने, जो इनके एजेंट्स हैं ये सब किसको सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, देखो, एक तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे, तो कस्टमर को मिलें, कस्टमर से डॉक्यूमेंट लें, उनकी पॉलिसी खुलवाएं, ठीक है, पॉलिसी इशू करवाएं। और एक है कि उन्होंने एजेंट अपॉइंट कर रखे होते हैं, कि एजेंट का काम क्या है, कस्टमर से मिलना, ठीक है, और उसकी जो पॉलिसी है वो, ठीक है, शुरू करवाना इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, अब ये एजेंट किसको सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, दे तो क्लाइंट को रहे हैं, पर किसके बिहाफ पे दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
अब जो एजेंट है ये क्लाइंट से कमीशन नहीं लेते, कमीशन किससे मिलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। तो यानी कि ये सप्लायर हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, दे किसको रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। अब यहाँ पे सरकार ने बहुत सिंपल किया कि कहते हैं कि देखो, अब लाखों इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, अब एक एक एजेंट इनवाइस इशू करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है जी, उसके ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, सरकार को देगा। तो सरकार कहती है, टेंशन ही खत्म की सरकार ने, क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को बोला, जैसे एलआईसी है, उसको बोला भैया तुम्हारे जितने भी एजेंट है ना, उनको जो भी कमीशन पे करते हो उसके ऊपर जीएसटी लगाओ, हमें पे कर दो। तो यानी इतने एजेंट्स हैं, लाखों एजेंट्स हैं, ये रिटर्न्स फाइल करेंगे। इससे बेटर है कि आप एक रिटर्न फाइल करो। इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोला, एक रिटर्न फाइल करो, जो मंथली इनका बनता है जीएसटी, इनसे जो इनको जो पे किया आपने उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया, ठीक है, वो हमें पे कर दो। बस बात खत्म। ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या लग गया? आरसीएम लग गया। यहाँ पे क्या लगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया। ठीक है जी। चलिए बेटा, क्लियर हो गया ये। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा? पहले केस में आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और दूसरा क्या है? मुकेश इज ए बिजनेस फैसिलिटेटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रिसीव्ड कमीशन 1,95,000 for the services provided to urban branch of nationalized bank with respect to saving bank accounts। अब आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद होगा, सॉरी, अभी ये बात कहाँ पे आने वाली है? एक्चुअली एग्जाम्पशन चैप्टर में आने वाली है। यही बिजनेस फैसिलिटेटर जो क्या करता है? हेल्प करता है बैंक की क्लाइंट्स लेके आता है, उनके जो खाते खुलवाता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह खुलवाता है। जैसे यहाँ पे ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये बैंक के पास सेविंग अकाउंट्स खुलवा के दे रहा है, ठीक है, लोगों को। यानी बैंक की हेल्प कर रहा है, कस्टमर की तो कर ही रहा है, ठीक है, बैंक की हेल्प कर रहा है कि कस्टमर लाने में। तो बैंक से क्या मिलती है? इसे कमीशन वगैरह मिलती है, ठीक है, पर अपने अकाउंट के हिसाब से। ठीक है। आप समझिए कि बिजनेस फैसिलिटेटर जो सर्विस दे रहा है अर्बन ब्रांच को, यानी बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है? सप्लायर है। और जो बैंक है वो क्या है? रिसिपिएंट है। तो यहाँ पे भी क्या लगता है? आरसीएम। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये है जो, अगर ब्रांच है, ब्रांच अगर रूरल ब्रांच होती तो सप्लाई ही एग्जाम्प्ट हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड में दिया भी होगा। चलो पहले का आंसर देखते हैं। क्या मैंने समझाया था? आरसीएम लगेगा इंश्योरेंस वाले केस में। अब बैंकिंग वाला केस भी है, यहाँ भी क्या लग रहा है? आरसीएम। ठीक है, जो मैंने बता रहा हूँ, ये केस कौन सा हो गया? जहाँ पे जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर है, सर्विस किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ठीक है, आरसीएम। यहाँ पे क्या लगेगा? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। In case of services provided by business facilitator to a banking company, GST is liable to be paid under RCM, reverse charge, by such banking company located in the taxable territory. Services provided by business facilitator, अब थोड़े ध्यान से समझना ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको। Services provided by business facilitator to banking company with respect to accounts in rural area exempt from GST। देखो अब ध्यान से चलो, ठीक है। यहाँ पे चलो क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि ठीक है जी, एक बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स खुलवा के देता है कस्टमर के, अर्बन बैंक के साथ, अर्बन बैंक की ब्रांच के साथ। ठीक है, एक अर्बन ब्रांच है एक बैंक की, उसके साथ। तो यहाँ तो चलो हमें समझ आ गया कि आरसीएम लगना है कि बैंक खुद टैक्स देगा, ना कि बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है। बट कल को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपका, ये जो पॉइंट है हो सकता है एग्जाम में ना आए, आपको एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में आ जाइए, एक अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जहाँ पे लिखा हो एक बिजनेस फैसिलिटेटर अपनी सर्विसेज दे रहा है, सेविंग अकाउंट खुलवा के देने की लोगों की, ठीक है, एक रूरल ब्रांच के साथ। तो आपको क्या याद रखना है कि ये तो एग्जाम्प्ट है भाई, ये तो सर्विस क्या है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है। 10 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट टू अर्बन एरिया ब्रांच ऑफ द बैंक विल बी टैक्सेबल। तो रूरल वाली तो क्या है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे रहा है अपनी, ठीक है, अगर ब्रांच रूरल है, ठीक है, रूरल है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अर्बन है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। और जब टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, अर्बन ही लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या याद रखना है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और याद ये भी रखना है कि यहाँ पे लगेगा क्या बेटा? आरसीएम। तो यहाँ लगेगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ लगेगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। देयरफॉर इन द, अब थोड़ा ना साथ साथ चेक करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ दिक्कत आ जाती है वीडियो में, ऑडियो में, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, किसी को साथ साथ कई बार चेक करना होता है। देयरफॉर इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी क्या है? यहाँ पे टैक्स देगी, यानी ऑन आरसीएम बेसिस। नेक्स्ट है, सॉरी, Gukesh registered under GST is independent director of
XYZ Limited, company limited has received sitting fees amounting to rupees 1 lakh from XYZ company for attending the board meetings। ये आपको याद होगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले क्या है, वो अपनी सैलरी लेता है या सिटिंग फीस लेता है। अब ध्यान ये रखना है कि डायरेक्टर कौन सा है। अगर ये डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, फिर कंपनी से क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है, सैलरी, तो यहाँ तो एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। अगर डायरेक्टर क्या है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी से क्या ले रहा है बेटा, अपनी तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह, ठीक है, सैलरी, तो ये तो जीएसटी के अंडर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि यहाँ लगता है बेटा शेड्यूल 3, सप्लाई वाले चैप्टर में किया हमने, ठीक है, शेड्यूल 3। याद होगा कि एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, ठीक है, वो किस में आती है, ठीक है, वो शेड्यूल 3 में आती है, ठीक है। ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को दी गई सर्विसेज जो होती हैं, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। बट अगर यही मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, ये आया कंपनी को, ठीक है, अपनी सर्विसेज दी, कैसे दी, चलो इनकी जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हैं वो अटेंड की, उसके बदले में क्या ली, सिटिंग फीस। तो यहाँ पे कोई वो एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आता है कंपनी की मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करता है, उसके लिए अपनी सिटिंग फीस लेता है एज पर लॉ, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो एक सर्विसेज दे रहा है जो क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है, और टैक्सेबल हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल है। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो लगेगा आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आपको याद होगा यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, लायबिलिटी टू पे टैक्स फॉल्स ऑन द कंपनी, ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है जी। Therefore, in the given case, GST is payable under the reverse charge by recipient of services यानी बैंकिंग कंपनी, ठीक है जी। और ये तो हो गया था, ये वाला था हमारा, ठीक है। तो आरसीएम लग गया यहाँ भी इन द केस ऑफ, अच्छा याद रखिएगा, होल टाइम डायरेक्टर होता फिर कुछ नहीं करना था, कि वो तो सैलरी ले रहा है, वो तो तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, जब सैलरी ले रहा है वो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी ले रहा है तो वो तो लगना ही कुछ नहीं, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। इन द केस ऑफ सर्विसेज supplied by a director of a company body corporate to the said company body corporate, GST is liable to be paid under RCM, reverse charge, by such company body corporate located in the taxable territory। तो जीएसटी पेबल करने की लिबिलिटी किसके ऊपर है, XYZ कंपनी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ आरसीएम लग गया, ठीक है। तो अब तक आपको क्या समझ आया? बहुत सिंपल करवाया मैंने कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है, डीएसए जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो किसी बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या एनबीएफसी को कोई सर्विस देता है, तो वहाँ पे क्या है, आरसीएम लगता है। अब आरसीएम देख रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, सारा रिवाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ का लग रहा था। अब ऐसे डीएसए था, ऐसे क्या था, रिकवरी एजेंट था, ऐसे क्या था, रिकवरी एजेंट था, तो यहाँ पे भी क्या लगा, आरसीएम लग गया, ठीक है। फिर हम देखा कि यहाँ भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो अपनी सर्विसेज देता है किसको, ठीक है, किसी कंपनी को, किसी एलएलपी को, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लग गया, आरसीएम लग गया, ठीक है। या जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो सर्विसेज देता है किसको, किसी बैंक वगैरह को, अकाउंट वगैरह खुलवा के देने की कस्टमर की, ठीक है। तो यहाँ अगर ये ब्रांच अर्बन है, अर्बन ब्रांच होनी चाहिए, ध्यान रखना है, रूरल है तो एग्जाम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा, आरसीएम, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। यही पॉइंट किया हमने, ठीक है। उसके अलावा एक, हाँ, एक रह गया, ये वाला पॉइंट डिस्कस किया हमने, और ठीक है, क्या था, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, वो सर्विस दे रहा है किसको, इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आरसीएम, यहाँ पे भी क्या लगेगा, आरसीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, एग्जामिन विद ब्रीफ रीजंस विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। भाई इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जम्पशन। तो पहला तो वही आ गया, राम इज इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, कमीशन मिली है उसको इंश्योरेंस कंपनी से, पता ही है, अब उसको बार बार क्या डिस्कस करना है, आरसीएम लग गया, ठीक है। दूसरा बिजनेस फैसिलिटेटर है,
ठीक, कमीशन लिया है, ठीक है, अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज बैंक, अभी हम करके आए हैं सेम वही, आरसीएम लग गया, बैंक देखा यहाँ पे। अगर ये रूरल ब्रांच होती तो जीएसटी लगना ही नहीं था, एग्जम्पशन हो जाती। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, सिटिंग फीस मिली है, सेम वही, सेम डिटो क्वेश्चन आ गया, बट यहाँ थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गई, तो यहाँ पे भी क्या लग गया, आरसीएम। तो तीनों ही केसेस में क्या लग गया बेटा, आरसीएम। अभी करके आए हैं, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, न्यू सिलेबस में दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स। तो आरसीएम लग गया, आरसीएम लग गया, तीसरे में भी आरसीएम लग गया, ठीक है। बट आपने प्रोविजन ध्यान से लिखनी है, फिर बताना है कि यहाँ आरसीएम लगा, यहाँ आरसीएम लगा, यहाँ भी आरसीएम लगा, बट प्रोविजन साथ में एक्सप्लेन करनी है। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मिस्टर वेलमू रगन ओह पनरुत्ती तमिलनाडु, ए फार्मर सोल्ड रो कैश्यू नट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या लग रहा है आपको, याद हो रहा है यहाँ, ठीक है, कैश्यू नट्स हैं, ठीक है, नोट पील्ड, ठीक है। तो जहाँ पे एक वर्ड था पील नहीं किए गए, हाँ, नॉट शेल्ड और पील्ड, ठीक है। जहाँ पे क्या था, नॉट शेल्ड और पील्ड, आपको याद आ रहा होगा कि जहाँ पे एक एग्रीकल्चरिस्ट है, जहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, वो कैश्यू नट्स, कैश्यू बेचता है, कैश्यू नट्स, ठीक है, नॉट शेल्ड और पील्ड। तो वहाँ पे आपको याद होगा, ठीक है, क्या लगता था, आरसीएम, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ क्या लगेगा, आरसीएम। अगर मान लो एग्रीकल्चरिस्ट है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर तो टैक्स लगना ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो तो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, ठीक है। तो कैश्यू नट्स है, नॉट शेल्ड और पील्ड, तो सामने वाला पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ क्या लगेगा, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो कहते हैं एज पर नोटिफिकेशन वगैरह, क्वेश्चन पढ़ लें, सॉरी, ठीक है। तो अभी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं होता अभी, ठीक है, पॉइंट देख के याद आया था, हाँ इसमें तो ये था, ठीक है, तो आप पढ़िए आराम से। वो कैश्यू नट्स प्रोड्यूस्ड इन हिज फार्मलैंड, तो मैसेज राजेश इंटरनेशनल ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया ये। एप्लीकेबल रेट चलो छोड़ो उसको, ठीक है, 5% है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में अगर जैसे रेट ऑफ टैक्स 12% लिखा है, 28% लिखा है, तो आपने ध्यान देना, आपको सिर्फ पॉइंट्स प्रोविजन समझनी है, क्योंकि 12% जो है वो खत्म हो चुका है, 28% खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ फोकस नहीं करनी है, आपको प्रोविजन पे फोकस करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹1 लाख, ठीक है। तो मैसर रेस इंटरनेशनल हैज इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST 4,000, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, हु इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। हमें पता ही है कि यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आरसीएम। यहाँ पे क्या लगना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगना है, ठीक है। लायबिलिटी टू पे टैक्सेस की है मैसेज रजेश इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा, नेट लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी देख लो भाई, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, 1 लाख, तो 5% जीएसटी है, ठीक है। तो पे कितना करना है इसने, 5,000, ठीक है। नेट IGST भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो IGST कितना है, ठीक है। तो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, राजेश हैज़ ITC ऑफ इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST। तो IGST का आपको पता ही है कि जिसके मर्जी अगेंस्ट, देखो अब जो ये आरसीएम के तहत लायबिलिटी बन रही है, ये तो सेम स्टेट में था, ठीक है। तमिलनाडु वाले ने चेन्नई वाले को बेचा, चेन्नई भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तमिलनाडु में ही है। पंजूती भी तमिलनाडु, चेन्नई भी तमिलनाडु, ये तो सप्लाई क्या थी, इंट्रा स्टेट, तो 5% टैक्स है, ठीक है। तो 2.5 यानी कि, ठीक है, कितना बन गया, 2500, 2500, 1 लाख के ऊपर 2.5%, 2500, यहाँ पे 2500। अब इन्होंने बोला कि IGST कितना है हमारे पास, 4,000। आपको पता है कि जो 4,000 का ITC है वो जैसे मर्जी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी ऑर्डर। पहले सबसे पहले IGST पे करना है, IGST लिबिलिटी है नहीं, फिर CGST, SGST इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि IGST को आधा आधा क्लेम कर लिया, हाफ हाफ क्लेम कर लिया, तो लिबिलिटी रहेगी 500, 500। आप चाहें तो, ठीक है, यहाँ पूरा कर लें, 2500 कर लें, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा 2500 कर दें, ठीक है। यहाँ पे लिबिलिटी कितनी आ जाएगी, नील आ जाएगी फिर, ठीक है। और जो यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर 1500 बच जाएगा, 1500, तो यहाँ लिबिलिटी 1000 आ जाएगी। तो टोटल जो लिबिलिटी पेबल इन कैश आएगी वो तो कितनी आएगी, 1000 ही आएगी, जैसे मर्जी कर लो आप, 500 + 500, 1000 ही आएगी, क्योंकि आपकी मर्जी है ना, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन यू कैन क्लेम IGST, ठीक है। अब एक चीज़ में ध्यान रखना कि देखो जो बंदा लायबिलिटी पे कर रहा है अंडर आरसीएम, ठीक है, तो ये तो इसका इनपुट था,
इनपुट के ऊपर जो जीएसटी है ये इसका आईटीसी भी क्लेम करेगा, आईटीसी भी क्लेम करेगा। बट एक चीज़ आप रट्टा लगा लीजिए, ध्यान रखिए, ये कई बार ये पॉइंट आया है कि आरसीएम के अंडर जो लिबिलिटी होती है ना, ठीक है, वो आपने कैश में ही पे करनी होती है। इसका जो आईटीसी है सेम मंथ में क्लेम नहीं कर सकते। ये देखो है तो इसका इनपुट ही है ना, हाँ तो इसका इनपुट ही जो राजेश इंटरनेशनल है इसका क्या था, इनपुट था। पर इनपुट के ऊपर भी इसको जीएसटी खुद ही पे करना पड़ता है क्योंकि आरसीएम लग गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया। तो इनपुट होने के नाते ठीक है, इसको आईटीसी भी क्लेम करना है इस पर, आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब ये जो 2500 है, 2500 है, 5000 टोटल हो गया, ही कैन क्लेम आईटीसी, यश इंटरनेशनल कैन क्लेम आईटीसी ऑन इट, बट नॉट इन द सेम मंथ। तो नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लायबिलिटी तो उसको कैश में ही पे करनी पड़ेगी, कैश में ही, ठीक है। बट हाँ जो पिछला आईटीसी खड़ा है, ठीक है, वो इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो यानी ये वाला जो आईटीसी है 2500, ठीक है, इसकी लायबिलिटी तो है ही है क्योंकि खुद सरकार कह रही है कि आरसीएम में आप ही पे करो, ठीक है। इसका जो आईटीसी है, ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर सकता है, अभी नहीं कर सकता। तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है मैंने। तो दोनों आंसर आ गए, एक तो इसमें आपका लग गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया, ठीक है, और दूसरा, ठीक है जी, लायबिलिटी निकाल दी हमने। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन हु परचेजेज द गुड्स इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द आरसीएम। तो लग क्या गया इसमें, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया, ठीक है, ये भी समझ आ गया। फिर कहते हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन, जो मैं बता रहा था। जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर आईटीसी, जो बता रहा हूँ आपको, देखो है तो ये इसका इनपुट ही है, तो आईटीसी क्लेम कर ही सकता है। फिर इट इज इनपुट ऑफ फॉर मैस्टर राजेश इंटरनेशनल, but the recipient cannot use ITC to pay output GST on the goods or services under RCM and should be paid in cash only। तो ये वाला जो टैक्स है इसको कैश में पे करना है। हाँ पिछला कोई आईटीसी खड़ा है, ही कैन एडजस्ट दैट अगेंस्ट दिस लिबिलिटी। तो इन द गिवन केस आईटीसी हैज नॉट बीन क्लेम्ड येट, इट कैन बी क्लेम्ड फर्दर। द पर्सन हु पेड द टैक्स, थर्ड पॉइंट भी था कोई, ठीक है, तो नहीं था। द पर्सन हु पेड द टैक्स अंडर आरसीएम इन ए मंथ कैन क्लेम इट आईटीसी इन द सब्सिक्वेंट मंथ, जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट मंथ में, सब्सिक्वेंट मंथ में कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी बट नॉट राइट नाउ। जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, दैट हैज टू बी पेड इन कैश। हाँ पिछला कोई पिछले प्रीवियस जो मंथ्स का जो आईटीसी अभी पेंडिंग है उसको आप क्लेम कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आईटीसी ऑन जीएसटी सीजीएसटी फॉर 2500 एंड एसजीएसटी 2500 मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू बी क्लेम्ड इन फर्दर टैक्स पीरियड, ठीक है, इसको आप फर्दर जो टैक्स पीरियड है उसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है, आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है मिस्टर वाई, डायरेक्टर ऑफ क्यू एंड टी लिमिटेड, गॉट elected as a director in AGM held on 12th October 2020 for the period of 3 years, provided services to the company for remuneration of 17,25,000। briefly, अब डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है एज ए, briefly answer whether GST is applicable in the below mentioned independent cases, if yes who is liable to pay GST। ठीक है, मिस्टर वाई इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ क्यू एंड टी लिमिटेड एंड नॉट एन एम्प्लॉय। तो हम अभी करके आए हैं, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो मान लीजिए वो सिटिंग फीस ले रहा है, बस इसे जो रेमुनेशन ले रहा है वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले रहा है, ठीक है। तो उसका वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करता, कंपनी का कंट्रोल नहीं है। फिर यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई और सर्विस मानेंगे। फिर लगेगा क्या, आरसीएम। दो ही केसेज हैं, सप्लाई और सर्विस है, ठीक है, तो इस पर आरसीएम लगेगा। अगर ये सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय है, तो फिर ये शेड्यूल 3 में आ जाता है, ठीक है, यानी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मिस्टर वाई इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, फुल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, एम्प्लॉय है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल रेमुनेशन ऑफ 17,25,000, 6 लाख हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ क्यू एंड टी लिमिटेड एंड सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब जो 11,25,000 जो है उसको क्या माना गया है, अदर देन सैलरी माना गया है, ठीक है, यानी प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो उसको उसके ऊपर टीडीएस भी कटा है एज पर इनकम टैक्स लॉ की, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। देखो जो एज ए प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो एज ए जॉब मतलब उनका एम्प्लॉय काम कर नहीं रहा, तो वहाँ उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वहाँ जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो पहला तो आप समझिए कि आरसीएम वाला केस है। दूसरा जो हमने बात की थी कि हाँ ये एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैंने समझाया कि वहाँ पे क्या लगता है, शेड्यूल 3 लगता है, ठीक है।
तो नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सप्लाई ऑफ, ठीक है, गुड्स, तो वहाँ जीएसटी लगना ही नहीं है, बात ही खत्म। और फर्दर जहाँ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय डायरेक्टर रेमोनेशन जो है वो सेपरेटली डिक्लेयर किया गया अदर देन सैलरी, ठीक है, उस पर टीडीएस भी लगा, प्रोफेशनल सर्विसेज का जो होता है, ठीक है, 194J में ऑफ IT एक्ट, ठीक है, एज फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है यानी कि, और देयरफॉर टैक्सेबल। अब लगेगा क्या है इसके ऊपर, ऑब्वियसली, ठीक है, RCM ही हो जाएगा। रिसिपिएंट ऑफ साइड सर्विसेज दैट मीन्स द कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज, देखना पड़ेगा एक सेकंड किस क्या माना है, ठीक है, द कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन इट्स RCM बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लग गया बेटा, RCM लग गया। तो इन लिeu ऑफ द अबव प्रोविजन बाकी सब कहानियाँ हैं, ठीक है, तो 6 लाख मिला है सैलरीज के तौर पे, तो वो तो चलो कुछ होना ही नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है वो शेड्यूल 3 में कवर्ड हो गया, और जो बाकी का पे किया उन्होंने सेपरेटली, ठीक है, वो सप्लाई और सर्विस माना जाएगा, तो वो शेड्यूल 3 से बाहर है, सेम वही वर्डिंग है, ठीक है, तो इसे क्या है RCM लग जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, तो पहला केस तो क्या हो गया, RCM लगा, और दूसरे में जहाँ पे वो, ठीक है, सैलरी ले रहा है, तो वो तो चलो शेड्यूल 3 लग जाएगा, शेड्यूल 3 लगेगा, और बाकी के केस में क्या है, ठीक है, RCM ही लगेगा। जहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वहाँ क्या लगेगा, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट काफ़ी थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझना, इसके आगे देखते हैं कौन सा है। हाँ, एक ये देखते हैं पहले, ठीक है, है ये, हाँ 2 क्वेश्चन है अभी इसमें, ठीक है, और मैं ऐड करूँगा तो मैं आपको, ठीक है, इसमें अलग से फाइल बना दूंगा। चलिए पहले ये कर लेते हैं, जो मैंने स्किप किया है उसको करते हैं बाद में, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिन द वेरी ब्रीफ रीजन which person is liable to pay GST in the following independent cases related to the month of November 2024 where supplier and recipient both are located in the taxable territory। मतलब वही पूछ रहे हैं कि लेबिलिटी किसकी है अभी, FCM है या RCM लगना है। Raman is CTP, casual taxable person, received services in respect of transportation of taxable goods by road from Dhara Transport and unregistered GTA, ठीक है, फॉर विच ही पेड 55,000। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और जो रिसिपिएंट है वो क्या है, CTP है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो सामने वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, देखो आपको याद होगा 2 केसेस होते हैं, जहाँ GTA है, ठीक है, वो सर्विस देती है, सप्लाई और सर्विस होता है, तो GTA के पास ऑप्शन होती है, या तो वो 12% टैक्स दे, ठीक है, अब जो 12% तो उड़ा ही दिया चलो, ठीक है, या 5% क्या है वो, ठीक है, जो अपना जो 5% है वो क्या है कि उसमें आ जाए आपका, ठीक है, रिवर्स चार्ज में आ जाए, RCM में जो है सामने वाली पार्टी टैक्स दे दे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर यहाँ पे GTA क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं रखी, GTA ने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं रखी, तो बात ही खत्म होगी, फिर तो टैक्स देगा ही कौन, सामने वाला, तो लगना ही क्या है, RCM, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि वेयर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रिसीव्स सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम ए GTA, तो RCM अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है पहली बात तो, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता तो फुल टैक्स देता, फिर बात ही खत्म हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रहा। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रजिस्टर्ड अंडर GST हैज गिवन शॉप ऑन रेंट, तो मिस्टर संजय रजिस्टर्ड अंडर द GST फॉर मंथली रेंट ऑफ 25,000। देखो वैसे क्या होता है, सर गवर्नमेंट जो होती हैं, ठीक है, जब पोस्टल, आपको याद होगा पोस्टल डिपार्टमेंट वाला, तो ठीक है, एक तो वो था, एक यहाँ पे था कि जो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, ये अगर किसी को किराए पे कुछ दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। इसकी एक एंट्री है 5A, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट आर कवर्ड अंडर RCM। However, Ministry of Railway is excluded, तो इंडियन रेलवेज इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हैं, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई लेट आउट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई लोकल अथॉरिटी है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट करती हैं तो वहाँ लगता है RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, वहाँ पे कहते हैं FCM ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, मतलब रट्टा लगाना है आपको, यहाँ पे फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है,
Abe Traders, a proprietorship firm registered under GST, hired a security guard from ABC Private Limited for ₹20,000 per month. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, एक यहाँ पे अबे ट्रेडर्स है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, registered under GST, hired a security guard फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹20,000. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि सर्विसेज दे कौन रहा है. ठीक है, यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड दे रही है सर्विसेज, दे किसको रही है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को. ठीक है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को. क्या लगना क्या है बेटा, यहाँ पे लगेगा FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. जो कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी है, ये खुद टैक्स कलेक्ट करेगी और सरकार को पे करेगी. ठीक है, तो कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू टैक्स अंडर RCM. ठीक है, सिंस सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, टैक्स शैल बी पेड बाय ABC लिमिटेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, तो कहते हैं कि देखो जहाँ पे कंपनी सर्विस देगी, ठीक है, कंपनी सर्विस देगी सिक्योरिटी सर्विसेज, वहाँ लगेगा FCM. जहाँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी LLP या कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा RCM. यानी कहने का भाव ये है कि अगर यहाँ पे जो सर्विस दी है, ये किसने दी है, ठीक है, यहाँ पे सर्विस दी है, किसने दी है, सिक्योरिटी सर्विस एक जो ABC लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है उसने दी है. ठीक है, पार्टनरशिप कंसर्न को. तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज दे रही है ये कौन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है. तो यहाँ क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अगर मान लीजिए यहाँ पे एक इंडिविजुअल होता, यहाँ पे क्या एक इंडिविजुअल होता, तो यहाँ पे एक कंपनी होती XYZ लिमिटेड, ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है. अब ये इंडिविजुअल क्या दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है. तो जो सर्विस दे रहा है ना, तो वो कौन है, अदर देन कंपनी है, एक इंडिविजुअल है. तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आज यहाँ पे लगना था RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, तो जो सप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर वो कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, LLP या कंपनी है, ठीक है, तो लगेगा FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. आपको याद होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, अगर ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो फिर क्या लगेगा, या पार्टनरशिप कंसर्न भी है, तो क्या लगेगा यहाँ फॉरवर्ड अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो सप्लाई दे रहा है. ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी है ये. ठीक है, लेंथ इन द सेंस है टेक्निकल थोड़ा सा, पर ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैसेज ARK एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई तमिलनाडु की, यानी कि इज ए GTA, यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर. डाटा दिया गया है कि GTA सर्विसेज से पैसा आया कितना है, इतना, टोल चार्जेस कितने रिसीव किए हैं. जैसे आप देखो जो GTA है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो रास्ते में टोल पे करना पड़ता है. तो टोल ये कस्टमर से ले लेते हैं. ठीक है, तो कई बार जो इसी के अंदर ही होता है, 35 लाख के विदिन टोल सारा कुछ ले लिया लमसम. क्या कहता है, टोल जो पे किया है हम आपसे अलग से लेंगे, तो ये टोल अलग से ले लिया उन्होंने 2.5 लाख का. ठीक है, तो ये डीजल एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, सैलरी पे की, सारे खर्चे यहाँ पे आ गए, सारे खर्चे आ गए. ठीक है, फिर कहते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 द कंपनी वॉज रेजिंग टैक्स इनवॉइसेज ऑन RCM बेसिस. तो ये किस पे है, ये टैक्स किस पे कर रहे हैं, RCM बेसिस पे. दैट इज टैक्स अमाउंट वॉज मेंशन्ड ऑन द इनवॉइसेज एट 5% ऑफ taxable value. But the said tax amounts were not collected by the company, instead paid by the customer on RCM by customer on reverse charge basis. कहते हैं कि देखो ये जो हम साल जो डिस्कस कर रहे हैं ये 18-19 है, 18-19. ठीक है, तो कहते हैं कि 18-19 में क्या था, कंपनी जो टैक्स दे जो कवर था RCM बेसिस पे था, यानी हमें GST से मतलब नहीं है, जो कस्टमर है वो अपने आप टैक्स देगा 5% ऑन RCM बेसिस पे. ठीक है, तो दे रहा था ऐसे. ठीक है, यानी कि कस्टमर खुद दे रहा था. अब कहते हैं कि ये यानी कि कस्टमर कलेक्ट, कंपनी कलेक्ट नहीं कर रही थी, तो कंपनियां खुद कलेक्ट नहीं कर रही है, तो कस्टमर कौन दे रहा है, खुद दे रहा है अपने आप टैक्स ऑन RCM बेसिस. ठीक है सर, इतना समझ आ गया. तो ऑब्वियसली जब कंपनी टैक्स पे ही नहीं कर रही, ठीक है, तो ITC भी क्लेम नहीं कर सकती. द कंपनी डिड नॉट क्लेम ITC ऑन इनपुट एज स्टिपुलेटेड इन द रिलेवेंट नोटिफिकेशन. बिल्कुल, जब कंपनी टैक्स पे ही नहीं कर रही, तो आउटपुट टैक्स ही नहीं है, तो इनपुट टैक्स कैसे क्लेम कर लेगी, बात ही खत्म. However, for the financial year 1920, the company is planning to change its existing system. तो कंपनी सोच रही है RCM से फॉरवर्ड चार्ज में आ जाए. GTA के पास ऑप्शन होती है. ठीक है, तो ये याद रखना, अब 12% खत्म हो चुका है. तो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, तो बस एक आप मानिए कि यहाँ 12% है, तो जो गवर्नमेंट ने नया रेट रखा होगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा आपको.
तो आपने ये नहीं घबराना कि हाँ भाई ये जो 12% सर है ही नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, रेट तो जैसा होगा वैसे आप अप्लाई कर देना। द कंपनी इज प्लानिंग टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर alternate system of taxing as permitted by law, that is to charge GST at the rate of 12% on services and to avail ITC. Now, by presuming that the financial information given here above for financial year 18-19 would be the same for 19-20, also company seeks your help to arrive at the estimated net GST liability due to the change in the system. ठीक है, आज गेटिंग द पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। वो कह रहे हैं कि डाटा दिया 18-19 का, अब मान के चलिए कि 19-20 में सेम डाटा देता है, नथिंग गेट्स चेंज। ठीक है, नथिंग चेंजेस इन द नेक्स्ट ईयर एंड द कंपनी वांट्स टू रेवर्ट, वांट्स टू गो टू, ठीक है, एफसीएम बेसिस। तो जो आरसीएम से ही जाना चाहती है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की ओर। तो कहते हैं बताइए कि बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कंपनी जो सोच रही है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो नोट्स दिए हैं, कहते हैं एंटायर रिसीट्स फ्रॉम जीटीए सर्विसेज आर फ्रॉम कस्टमर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ध्यान ही रखना है कि जो भी हमें पैसा आ रहा है, तो जो सामने वाले हमारे कस्टमर्स हैं वो क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं सब। ठीक है, एंड देयर आर नो एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सर्विसेज। टोल चार्जेस आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एज रीइंबर्समेंट ऑन एक्चुअल बेसिस बाय प्रोड्यूसिंग द वाउचर। जो हमने पे किया था तो वो उनसे हम ले रहे हैं, तो अलग से ये कोई हमारी इनकम नहीं है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ फॉलोइंग। यानी इसके इनकम नहीं है का मतलब क्या है कि ये नहीं कि इस पर भी जीएसटी लगा दो। ठीक है, एक तो है कि हमने सप्लाई ऑफ सर्विस दिया, उसके ऊपर हम जीएसटी भी साथ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो खाली रियम्बर्स है ना, प्योर प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, प्योर एजेंट वाला। ठीक है, प्योर एजेंट में क्या होता है कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज देने के लिए हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, उसकी हम आपसे क्या ले लेंगे, भुगतान ले लेंगे, रियम्बर्समेंट ले लेंगे। तो जो हम पैसा ले रहे हैं रियम्बर्समेंट के तौर पे, जो हमने खर्चा किया था, तो उसको हम सप्लाई में नहीं मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो यानी जो भी पेन जो हम ले रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, टोल चार्जेस है 2,50,000, तो कुछ भी नहीं करना हमें, फिर जीएसटी नहीं लगाना। तो ये तो हमारी जेब में से गया था, हमने वापस ले लिया। ठीक है, तो ये रियम्बर्समेंट है ये तो। ठीक है, तो हमने करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेट्स ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कितना है, फिर जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई। अब आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एक ही तो है हमारी, 35 लाख है। ठीक है, अब हम आना किस में जाते हैं, आरसीएम टू एफसीएम में। एफसीएम में जब आएंगे, ठीक है, तो एफसीएम में जो लिबिलिटी क्या बनेगी, इसका जो 12% हो जाएगा, तो 35 लाख का 12% हो जाएगा हमारा, तो 4,20,000 बनेगा शायद। ठीक है, ये लिखिए। ठीक है, तो जीएसटी ऑन रिसीट फ्रॉम जीटीए, तो 4,20,000 हो गया 12%। ठीक है, तो कहने के बाद क्या है यहाँ पे, अब ये विद इन द स्टेट सर्विस है। ठीक है, तो 35 लाख का 6%, 2,10,000, 35 लाख का 6%, 2,10,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये रहा, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई एलिजिबल फॉर आईटीसी। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई क्या है, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारी इनवर्ड सप्लाई है वो सारी कहाँ से पता लगेगी हमें, यहाँ से, इसलिए हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके ऊपर हम कौन कौन से ऐसे हमने जो पेमेंट है जिसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है डीजल एक्सपेंसेस, ये तो ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आईटीसी कैसे क्लेम कर लेंगे। आपको याद होगा सेक्शन 9 जब हमने पढ़ा था चार्ज ऑफ टैक्स का, और साफ साफ मेंशन है कि जो डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इसके ऊपर तो कोई जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आईटीसी कैसे क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे जीएसटी पे किया है हमने 27,000, तो इसका आईटीसी भी क्लेम करेंगे हम। ठीक है, इसका हम 27 है इसका आईटीसी क्लेम करेंगे। ठीक है, तो पहले का नहीं करेंगे, डीजल का, इसका करेंगे बिल्कुल। सैलरी पेड, अब सैलरी पे तो आपको पता ही है, ये नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस नो सप्लाई ऑफ गुड्स, शेड्यूल 3 में आ गया, तो इसके ऊपर तो जीएसटी बनता ही नहीं है। ठीक है, काटा मारो इसको। फुल टाइम डायरेक्टर रेमुनरेशन, इसका भी वही सैलरी है ये तो। भी हम करके आए हैं, जो डायरेक्टर होता है, फिटिंग फीस पे कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, कौन पे करेगा, जो कंपनी सर्विसेज, ठीक है, ले रही है। ठीक है, तो इस कंपनी ले ही रही है ना, तभी तो पेमेंट कर रही है। ठीक है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर है नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। अब मान के चलते हैं अगर ये सिटिंग फीस है तो इस पर जीएसटी लगेगा,
तो कंपनी यहाँ पे टैक्स पे करेगी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पे, ऑन आरसीएम बेसिस पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली टैक्स पे करेगी तो उसका आईटीसी बन जाएगा ये, तो इस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट आपको याद होगा कर सकते हैं, बट सेम मंथ में नहीं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, अभी हम करके आए थे। नेक्स्ट है व्हीकल हायर चार्जेस, ठीक है। इस पर एक पॉइंट आया था कि इसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, व्हीकल हायर चार्जेस जो है इस पर जीएसटी नहीं लगता, हायर पे देते हैं जब रेंट है, टैक्स पे किया तो लगेगा भी, क्लेम भी करेंगे 5400 ठीक है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट्स, यहाँ पे भी आरसीएम लगता है, आपको पता है, ठीक है। तो कंपनी ये सबसे ले रही है तो कंपनी खुद टैक्स पे करेगी, इस पर भी आरसीएम आ जाएगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा, साथ में इस पर आईटीसी भी क्लेम करेंगे हम। टोल तो चलो इस पर कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये हमने पे किया, उधर से हमने क्लेम कर लिया। अदर एडमिन एक्सपेंसेस जिसके ऊपर क्या है, CGST 15,000, SGST 15,000, तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ जो दिख ही रहा है साफ साफ, तो हम आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, जीएसटी ऑन टोल चार्जेस रिसीव्ड, क्वेश्चन नहीं लगना, यहाँ तो प्योर एजेंट मैं समझा चुका हूँ। तो प्योर एजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, तो जो खर्चा हमने पे किया उसको हमने वापस ले लिया, रियम्बर्समेंट ले लिया, तो उसके ऊपर कोई सप्लाई और सर्विस मानते ही नहीं है उसको, ठीक है। ये कोई सप्लाई और सर्विस थोड़ी ना है, ये तो हमने क्या है कि एक जीएसटी, चलो हमने जो टोल था पे किया आउट ऑफ पॉकेट, उसको बाद में हमने रियम्बर्समेंट ले लिया, ठीक है। तो सिंस टोल चार्जेस आर received as reimbursement on actual basis, it is presumed that the company is acting as pure agent for its customers as regard to the given activity is concerned, and GST liability would not arise on toll charges. तो टोल चार्जेस के ऊपर जीएसटी लिबिलिटी अराइज नहीं होगी। एक्सपेंसेस है, डीजल की हम बात कर चुके हैं, डीजल पे जीएसटी होता ही नहीं है, तो जीएसटी होता ही नहीं तो आईटीसी कैसे क्लेम कर लेंगे, ठीक है। नॉन जीएसटी सप्लाई हैंस नॉट लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे हम देख चुके हैं, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इस पर हमने आईटीसी पे किया है तो हम इसका आईटीसी क्लेम भी करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो हमने इसका क्लेम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा, इसमें बता रहे हैं कि कौन सा आरसीएम बेसिस पे लायबल है ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, इनवर्ट सप्लाई तो है ये, सेकंड सेकंड थर्ड, ये आरसीएम का क्वेश्चन चल रहा है कि डीजल तो चलो आना ही नहीं है, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे इस पे हम आईटीसी क्लेम करेंगे, ठीक है, बट आरसीएम में नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी सफर जीएसटी, तो हम पे किया है हमने, इसका आईटीसी क्लेम करेंगे, बट ये आरसीएम में नहीं आता, ठीक है। सैलरी पे तो चलो जीएसटी आना ही नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर पे भी नहीं आना है इसका, हम बात कर चुके हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, ठीक है, बात कर चुके हैं हम इसके ऊपर। फिर आता है कि नॉन होल टाइम डायरेक्टर है, तो हम बात कर चुके हैं, इसके ऊपर हम आईटीसी पे करेंगे ऑन आरसीएम बेसिस। अब ये पॉइंट कौन से चल रहे हैं, आरसीएम के, ठीक है। तो 9%, 9%। व्हीकल हायर चार्जेस, ठीक है, एग्जाम सप्लाई, ये मैं बताया था मैंने, एग्जाम सप्लाई होती है, ठीक है, किसी से हम व्हीकल लेते हैं हायर पे, तो ये एग्जाम सप्लाई है, तो जीएसटी अट्रैक्ट लगता ही नहीं है, इस पर होता ही नहीं है। रेंट है, इस पर हम जीएसटी पे कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, इसका हम आईटीसी क्लेम करेंगे, ठीक है। तो आरसीएम में नहीं, आरसीएम क्या है कि हमने जो सप्लाई जो है, ठीक है, ली है, उसके ऊपर हम खुद टैक्स दे रहे हैं, तो हम रिसिपिएंट हैं तो खुद टैक्स दे रहे हैं, तो वहाँ आरसीएम, ठीक है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, मैंने बताया आरसीएम लगेगा यहाँ भी, ठीक है। तो ये सब पूछ क्या रहे हैं, थर्ड पॉइंट वाला आरसीएम वाला। टोल चार्जेस ये तो बता ही दिया, कुछ करना ही नहीं इसका। तो अदर एडमिन एक्सपेंसेस ये हम कर चुके हैं, इसका जीएसटी पे किया, इसका हम आईटीसी क्लेम करेंगे, सिंपल, ये खर्चा था हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम करेंगे 15,000 15,000, तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। अब जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई तो हमारी एक ही थी, ठीक है, 35 लाख की, उसके ऊपर क्या है हमारा, ठीक है, जो टैक्स बन रहा है हमारा, ठीक है, 2.5%, 2.5%, ठीक है, नहीं 6%, 6%, ये कितना हो गया हमारा, 4,20,000, 4,20,000। अब इनवर्ट सप्लाई पे हम जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रेंट है, अदर एडमिन एक्सपेंसेस है, बाकी जो हम पे कर रहे हैं, जैसे कि वो जो सिटिंग फीस पे की है हमने डायरेक्टर्स को, ठीक है, या मतलब जो भी आरसीएम बेसिस पे आए हैं, रिवर्स चार्ज बेसिस पे आए हैं, उस पर भी हम आईटीसी क्लेम करेंगे, बट अभी नहीं कर सकते, नेक्स्ट मंथ में करेंगे, सब्सिक्वेंट, ठीक है। तो जीएसटी पेबल बाय कैश कितना हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट टैक्स है, 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। इस पर हम ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा पेबल ऑन कैश, तो बाय कैश ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। तो आरसीएम वाला हम बता रहे हैं कि ये तो अभी हमें कैश में ही पे करना है। आरसीएम वाला क्या है, जो हम वो हमें अभी बात कर चुके हैं हम, का आईटीसी हम अभी नहीं क्लेम कर सकते, नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं, अभी तो हमें कैश में पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो जो भी आरसीएम वाला है वो सारा किस में आ जाएगा, आरसीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो नेट जीएसटी लिबिलिटी आ गया, तो ये 2,10,000 2,10,000। फिर उसके बाद जो हमारा आईटीसी है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई पे, ठीक है, एफसीएम बेसिस पे है, वो हमने क्लेम कर लिया। और जो पे किया था हमने, ठीक है, आरसीएम बेसिस पे, ठीक है, वो क्लेम कर रहे हैं। सब टोटल आ गया उसका, हम ये नेट कितना आ गया हमारा, तो बहुत ठीक है, सिंपल है, इसकी आप कैलकुलेशन आप करके देखना एक बार। ठीक है, जो प्रोविजन है मैंने वो सारी आपको समझा दी कि कहाँ पे जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, कहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगना है। ठीक है, और ये जीएसटी की लिबिलिटी कैलकुलेशन तो चलो हमें पता ही है, आगे जाके एक चैप्टर आएगा अपना, ठीक है, आईटीसी का पेमेंट ऑफ टैक्स का, पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसके बाद कंपोजिशन ऑफ नेट जीएसटी लिबिलिटी है, तो वहाँ पे भी क्या है, ये बहुत डिस्कशन में आता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये सब समझ आया होगा। ठीक है, तो मोटे मोटी आप रिवीजन फिर एक बार करते हैं। इसमें क्या था, रिकवरी एजेंट है, ठीक है, वो बैंक को सर्विसेज देते हैं, तो बैंक टैक्स पे करता है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करती है। कोई अपना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डीएस से, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक को सर्विसेज देता है, तो बैंक को सर्विस खुद टैक्स पे करता है। ठीक है, रिकवरी एजेंट है, बैंक को सर्विसेज देते हैं, तो फिर वो बैंक टैक्स पे करता है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, वो कैश्यू नट सप्लाई कर रहा है, जो नॉट येट शेल्ड और पील्ड है, तो सामने वाला पर्सन क्या है, जो रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है खुद टैक्स पे करता है आरसीएम बेसिस पे। कंपनी अगर किसी डायरेक्टर को सिटिंग फीस देती है, जो जो क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, तो सैलरी नहीं है, क्या है, वो सिटिंग फीस है, क्या बोला, वो सिटिंग फीस है, तो उस पर क्या लगेगा, आरसीएम बेसिस पे। यानी कंपनी टैक्स पैसे पे कर रही है, तो कंपनी खुद टैक्स देती है उसके ऊपर, कंपनी क्या है, उसके ऊपर खुद टैक्स पे करती है। ठीक है ना, तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करनी है। एक कहावत है, इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई। अगर आपको, ठीक है, स्वर्ग जाना है तो मरना भी खुद पड़ता है। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को, तो अच्छे से इसको करिए। होप आपको सब समझ आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे आप क्लासेस को। ठीक है, दिमाग भी घूमता होगा, बट कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग सब सही हो जाता है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इस क्लास को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। थैंक यू बेटा।